माँ, मैंने कह दिया ना, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। हमारी गुड़िया की शादी दूसरे शहर में नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जाने दूं? वहां कौन ख्याल रखेगा इसका? आपको पता है आजकल कितना माहौल खराब है। अरे ऐसा कौन सा हम उसे काला पानी में ब्याह रहे हैं बेटा। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, 2 घंटे की फ्लाइट में उत्तर से दक्षिण पहुंच जाओ। मोबाइल है, इंटरनेट है, जब मन करे तब बातें कर लो, वीडियो कॉल लगाकर देख लो। इतनी चिंता क्यों करता है? और तेरी बहन कोई 16 साल की नाजुक कली नहीं है, पढ़ी लिखी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। क्या गुड़िया, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हाँ माँ, इस बार तुम गलत कह रही हो। अरे मैं चाहे जितनी बड़ी हो जाऊं, चाहे जितनी पढ़ाई कर लूं, लेकिन अपने भाई के प्यार और परवाह की जरूरत मुझे हमेशा रहेगी। और भैया, आप ना मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मम्मी, ये कोई दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं है, अब कोई और लड़का ढूंढो ना। दोनों भाई बहन की बात सुनकर माँ शकुंतला अपना सर पकड़ लेती है। अरे पंडित जी, लग रहा है आप हमारी गुड़िया के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हमें किसी और से बात चलानी पड़ेगी। सब टेढ़े मेढ़े रिश्ते लेकर चले आते हैं आप। कमाल करती है बहन जी आप। अरे 10 लड़कों के रिश्ते बता चुका हूँ। अगर आपकी बेटी 19 है तो 20 ही रिश्ता दिया है हमेशा आपको, लेकिन आप लोग किसी रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर ऐसे ही हर रिश्ते को इनकार करते रहेंगे ना तो घर में बिठा कर रखना पड़ेगा बिटिया को। फोन रखने के बाद सोच ले, आज तो तू ही हर लड़के को इनकार कर रहा है और फिर कल को कहेगा माँ बाप ने समय से बहन की शादी नहीं की, छाती पर बिठा कर रखा हुआ है। आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ, और इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बस किसी तरह मुझे घर से धकेलना चाहते हैं आप लोग। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है कि नहीं? तुझे जितना पढ़ना था हमने पढ़ाया, तुझे नौकरी करनी थी हमने नौकरी भी करने के लिए मना नहीं किया। अब शादी की उम्र है तो शादी की बात करने में हर्ज क्या है? सुनिए जी, मैं ना आपकी बेटी के लिए लड़के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। आज तो आपका बेटा बहन के प्यार में बावला हुआ जा रहा है। अभी साल भर बाद जब उसकी अपनी दुल्हन आ जाएगी ना तो यही बहन आंखों में कांटे की तरह चुभने लगेगी। मैंने भी दुनिया देखी है, वही बहन जिन पर भाई जान लुटाते ना, शादी होते ही वही बहनें 2 दिन के लिए भी मायके क्या आ जाए, बेटे बहू के सीने पर सांप लौट जाते हैं। और वैसे भी बेटियों को कौन सारी जिंदगी घर में बिठा कर रखता है? अगर कोई अच्छा लड़का मिल रहा है तो परेशानी क्या है भाई? थोड़ी दूर भी रिश्ता हो जाएगा तो पड़ोस वाले घर में तो बिटिया को ब्याह नहीं देंगे हम। तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ मैं भाग्यवान, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मुझे भी सख्त ऐतराज है कि शादी के बाद हमारी उमेश की नजरों में गुड़िया खटकने लगेगी। अरे जान छिड़कता है वो गुड़िया के ऊपर। आजकल की स्वार्थी दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला भाई बहन का प्यार कहीं देखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों के बीच में इतना प्रेम है, और तुम हो कि हर समय बस उन्हें कोसती रहती हो। मैं उन्हें कोस रही हूँ? मैं माँ हूँ उनकी। खैर, कुछ भी कहना बेकार है, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। हालांकि उमेश घर से 10 किलोमीटर से बाहर बहन का रिश्ता करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब पवन का रिश्ता गुड़िया के लिए आया तो चाहकर भी गुड़िया के माता पिता इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर पाए। पवन एक ऑफिसर था, सुंदर रंग रूप, ऊंची पोस्ट, मान सम्मान, उस सब कुछ था पवन के पास जिसकी एक बेटे के माता पिता कामना करते हैं। बस एक परेशानी थी, और वो ये कि शादी के लिए गुड़िया यानी शैलजा को 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में दुल्हन बनकर जाना था। धूमधाम से शैलजा यानी कि गुड़िया की शादी होती है और वो दुल्हन बनकर पवन के घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बेटा, तू तो ऐसे मुंह लटकाकर बैठा हुआ है जैसे तेरी बहन ससुराल नहीं बल्कि जेल चली गई है। देख बेटा, एक समय के बाद ना हर लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके जाने की हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन यही दुनिया की रीत है। तेरी जिद थी ना, पहले गुड़िया की शादी होगी तभी तू शादी करेगा, तो अब बहन के जाने का गम भूल जा और अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दे। अरे माँ, कमाल करती हो तुम भी। अभी 1 महीना हुआ है मेरी बहन की शादी को, और आप अभी से मेरी शादी की चिंता करने लगी। ऐसी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे शादी। कितनी मुश्किलों से तो शैलजा की शादी हुई है, अब तुम भी शादी करो तो हमारी भी जान छूटे। माँ बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा कि ये माँ बाप के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की शादी हो जाए, उनका घर संसार बस जाए। हर माँ बाप बस यही तो चाहते हैं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, शादी करो और सेटल हो जाओ। मम्मी पापा की जिद के आगे उमेश की एक नहीं चलती, और जल्दी ही माँ की दिखाई लड़कियों में से सोना नाम की एक लड़की उमेश को पसंद आ जाती है और उमेश उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। पहली रसोई के समय, उमेश देख, बहू ने आज पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया है।
सबसे पहले तू चक्कर बता कैसा बना है। उमेश खाने का पहला कोर मुंह में डालता है। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन सच बताओ ना तो गाजर का हलवा तो मुझे गुड़िया के हाथ का ज्यादा पसंद आता है। गुड़िया तू भी खाना देख कैसा बनाया तेरी भाभी ने। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, और वैसे भी आज तो भाभी का स्पेशल दिन है। आज मेरे बारे में बात कोई नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ भाभी की तारीफ करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा, आज तो बहू की पहली रसोई है, उसने इतनी मेहनत से सबके लिए इतना बढ़िया खाना बनाया है, फिर आज तो किसी और की बात होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो गुड़िया और उसकी मां शकुंतला दोनों ने बात को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सोना को पति उमेश का सबके सामने बहन की तारीफ करना खटक गया था। 4 दिन बाद, मां मैं चलती हूँ, भैया की शादी अच्छे से निपट गई, अब मुझे भी अपना ससुराल देखना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, अभी तक तो शादी के कामों में इतना बिजी थे, ढंग से बात भी नहीं कर पाया। अब तेरी भाभी भी आ गई है, कुछ दिन रुक जा अपनी भाभी के साथ, उससे भी कंपनी मिल जाएगी। पति की बात सुनकर सोना बेमन से मुस्कुरा देती है। अरे सोना कहो ना इसे रुकने के लिए। हाँ हाँ रुक जाओ ना, तुम्हारे भैया कह रहे हैं तो, और वैसे भी अभी तो हमारी शादी को 4 दिन हुए हैं। सबके रोकने के कारण गुड़िया कुछ दिन के लिए मायके में ठहर जाती है। भाभी अपने हाथ का कुछ अच्छा से खिलाइए ना। मुझे अच्छा बनाना कहाँ आता है, मैं चाहे जितनी जान लगाकर बना दूं, तुम्हारे भैया को मेरे हाथ का स्वाद कहाँ मन भाता है। और सिर्फ खाना ही क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई अच्छा ही है ही नहीं। सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अच्छा खाना बनाने वाली, हर ड्रेस में जचने वाली, सबकी परवाह करने वाली 100 गुणों की खान तो तुम हो ना। मेरा क्या है, मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, भैया की तो आदत है यूं ही बस तारीफ कर देते मेरी, उनका वो मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ गुड़िया, छोड़ो तुम। 2 दिन बाद, सुना तैयार हो जाना, शाम को मूवी देखने चलेंगे। ये रिवाज रस्में करते करते मुझे तो थकान हो गई है, फिल्म देखेंगे ना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। पति की बात सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद जब सोना तैयार होकर हॉल में आती है तो देखती है सामने ननद गुड़िया भी मूवी देखने के लिए तैयार बैठी हुई है। गुड़िया भी चल रही है क्या हमारे साथ? और नहीं तो क्या, तीनों चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा, इसीलिए तो रोका है मैंने उसे। वो साथ में रहेगी तो तुम भी कंफर्टेबल फील करोगी। ये कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने, 24 घंटे बस गुड़िया गुड़िया, जरा सा कॉमन सेंस नहीं है। अरे शादी के बाद पहली बार फिल्म देखने जा रहे हैं हम लोग, उसमें भी बहन को साथ लेकर जा रहे हैं, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। सोना को गुमसुम खड़े देख गुड़िया सब समझ जाती है। भैया वो मैं क्या कह रही थी कि आप भाभी को लेकर चले जाओ ना, मेरी एक सहेली का फोन आ गया, वो मिलने के लिए बुला रही है और बहुत जिद कर रही थी तो मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा चल गाड़ी में तो बैठ, मैं तुझे तेरी सहेली के घर छोड़ दूंगा बस। अरे नहीं आप लोग जाइए ना, मैं मैनेज कर लूंगी। भाई तू समझता ही नहीं है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है और इस समय उसे अपना पूरा अटेंशन सिर्फ भाभी को देना चाहिए। भाभी का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि उन्हें भाई का हर समय गुड़िया गुड़िया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे गलती तो इसमें भाभी की भी नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। नई नई शादी में हर लड़की चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसे ही तवज्जो दे। अच्छा यही होगा कि मैं भाई भाभी के लौटने से पहले अपने ससुराल के लिए निकल जाऊं। उमेश और सोना के फिल्म देखने जाने के बाद गुड़िया जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती है। अरे बेटा ये सामान क्यों समेट रही है, तू तो कह रही थी तू अपनी किसी सहेली से मिलने जाने वाली है। अरे माँ आज का ना दिन ही अजीब है, सोचा तो यही था कि सहेलियों के साथ मिलकर थोड़ी मौज मस्ती करूंगी, लेकिन पवन का फोन आ गया, उनको ऑफिस की टूर के लिए निकलना पड़ेगा, तो मुझे भी ना अभी निकलना होगा। अरे बेटा अपने भाई को तो आ जाने दे, तुझे पता है ना वो नाराज हो जाएगा ऐसे अचानक से तू चली गई तो। मम्मी इस समय आप संभाल लेना ना प्लीज, और वैसे भी भाई के कहने पर तो मैं रुक गई थी ना, अब मुझे जाने दो वरना मायका संभालने के चक्कर में ससुराल वालों की नाराजगी मोल लेनी पड़ जाएगी। बेटी की बात सुनकर अब मां शकुंतला के पास कोई और जवाब नहीं था। कुछ ही देर में दामाद पवन आकर पत्नी गुड़िया को अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर अरे भाई ससुराल ना आने के लिए लड़कियों को झूठे बहाने बनाते तो बहुत देखा है, लेकिन ये मायके से ससुराल जाने के लिए झूठा बहाना बनाने वाली पहली लड़की देख रहा हूँ। अब साफ साफ बताओगी क्या हुआ है, नई भाभी से आते ही झगड़ा कर लिया क्या तुमने? ऐसे कुछ खास नहीं हुआ, आपको पता है ना भैया मेरी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी में एक नया रिश्ता भी जुड़ा है और इस समय उन्हें इस पर ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि भाई भाभी के बीच में मेरी वजह से कोई गलत फहमी पनपे, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। अब वहां पर सबका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना।
देर रात गए जब उमेश और सोना फिल्म, शॉपिंग, खाना वगैरह खाकर घर लौटते हैं तो उमेश देखता है कि बहन गुड़िया तो घर में है ही नहीं। उमेश को गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी तो अरे गुड़िया कहाँ है? मैं उसके लिए ये पर्स लेकर आया हूँ। अरे बेटा वो गुड़िया को ना अचानक से ससुराल जाना पड़ा, दामाद जी को कुछ काम आ गया था तो वो उसे लेने आ गए। ऐसे कैसे चली गई? मुझसे मिलकर भी नहीं गई, कुछ बताया तक नहीं। कुछ बात हुई थी क्या माँ? अरे नहीं बेटा, क्या बात होगी, मैंने बताया तो दामाद जी लेने आए थे, उन्हें कुछ जरूरी काम था। अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह फोन करके पवन जी से बात करता हूँ। आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी भाई जो इस तरह से किसी को बिना बताए मेरी बहन को ले गए? अगले दिन सुबह, अरे ऐसे कैसे तू अचानक से चली आई? कम से कम मिलकर तो आना चाहिए था ना। और ये कौन सा तरीका हुआ? तुझे पता है मैं कितना सुंदर पर्स लेकर आया हूँ तेरे लिए, तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। पूरे 8,000 का है। तुझे ब्रांडेड पर्स बहुत पसंद है ना? अब भाभी के साथ घूमने गए थे तो उन्हें शॉपिंग करवानी चाहिए ना, मेरे लिए पर्स लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ भाभी के लिए क्या लेकर आए? अरे तेरी भाभी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, और वैसे भी वो कहाँ जाने वाली है, जब उसका मन करेगा तब ले लेगी। फिलहाल तू बता, तू अपना पर्स लेने कब आ रही है? भैया अब बस भी करो, अब शादी हो गई है मेरी, मुझे पर्स दिलाने के लिए मेरा पति है। आप अपनी पत्नी के लिए खरीदो ना जो खरीदना है। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? बस एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे बेटा ऐसे कैसे बात करिए, तो वैसे तुझे पता है ना उसकी आदत, तेरे बिना कोई काम नहीं करता वो। माँ अब मैं आप लोगों की छोटी सी गुड़िया नहीं हूँ, और भैया को भी बोल दो अब मुझे 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। मुझे जो चाहिए होगा अपने पति के साथ बाजार जाकर खरीद सकती हूँ। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है मुझे मेरे ससुराल में, इसलिए दया दिखाना बंद कर दो प्लीज। बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ शकुंतला भी बहुत हैरान थी। उमेश के दिल को भी बहुत धक्का लगा फोन रखने के बाद। मुझे माफ कर देना भैया, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आपके साथ इस तरह से बात करूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भाभी की आंखों में मैंने जो महसूस किया ना, उसे देखकर मुझे डर सा लगने लगा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके में कोई भी दरार आए। अपने भाई का घर तोड़ने का पाप नहीं कर सकती मैं। अगर मुझसे दूर रहकर मेरे भाई का घर बसा रह सकता है तो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। और वैसे भी ये तो सच है ना भैया, जब तक मैं बाहर आऊंगी आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा। 1 महीने बाद, बेटा अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, कब आ रही है तू? उमेश ने कब से शोर मचा के रखा है कि गुड़िया से फोन करके पूछ लो वो क्या गिफ्ट लेगी इस बार। माँ रक्षाबंधन लॉन्ग वीकेंड पर पड़ रहा है ना, मैंने और पवन ने एक ट्रिप प्लान कर ली है। इस बार ना राखी मैं पोस्ट कर दूंगी। वैसे भी आने जाने में काफी वक्त खराब हो जाता है, हर बार छुट्टी में मायके आकर बैठ जाती हूँ। इसके चक्कर में ना पवन को समय भी नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा इस बार जब 4 दिन की छुट्टी मिल रही है तो हम कहीं घूम आते हैं। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ शकुंतला काफी हैरान रह गई थी। ठीक है बेटा, अपने पति को समय देना ही चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार तो भाई बहन का त्योहार होता है। इसी दिन पति के साथ घूमने के लिए ट्रिप प्लान कर ली, कोई और दिन रखा होता तो अच्छा रहता। माँ मैंने कितनी बार समझाया आप लोगों को, मेरी शादी हो गई है, अब मेरे ऊपर अधिकार जमाना बंद कर दीजिए आप लोग। अब मुझे अपना घर परिवार संभालने दीजिए, सारे काम मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं कर सकती। मुझे अपने पति का मन भी तो रखना पड़ता है ना। क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतर गया? क्या बोल रही है गुड़िया? ऐसा क्या मांग लिया आपकी बेटी ने? लाओ मुझे फोन दो, मैं ही पूछ लेता हूँ। अरे ऐसी क्या डिमांड बता दी तूने जो मम्मी के चेहरे पर 12 बज गया है? मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है भैया, लेकिन मुझे आपके पैसे और गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं रक्षाबंधन पर आपसे गिफ्ट लेने के लिए मायके नहीं आती थी। और हाँ, मैंने मम्मी को बस इतना बताया है कि इस बार रक्षाबंधन पर मेरा प्रोग्राम गोवा जाने का है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगी। और वैसे भी आपको इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने नए रिश्ते को समय दो ना, भाभी के साथ उनके मायके चले जाओ, टाइम पास हो जाएगा आपका। फोन रखने के बाद, अरे इस लड़के को हुआ क्या है? ये कौन सी भाषा में बात करने लगी है? ऐसा क्या बुरा कर दिया हमने इसके साथ? बेटा वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बार रक्षाबंधन पर मैं उसे घूमते नगर में ही एक प्लॉट लेकर दे रहा हूँ। वैसे भी पापा की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसका भी तो है, वो तो कभी अपना अधिकार मांगेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शहर में उसे एक प्लॉट लेकर दे देता हूँ। पवन जी से भी बात हुई, वो भी उस प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहन हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बस बहुत हो गया, तू पवन जी को फोन लगा, वही सारी सच्चाई बताएंगे। पवन जी सच सच बताइए, क्या आपने मेरी बहन को मायके आने से मना किया है?
अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, लेकिन जो भी बात है सच सच बताइए। अब गुड़िया का ये व्यवहार ना हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है। देखिए, इसमें इतना समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है आपके और भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपके और भाभी के रिश्ते में कोई भी दरार आए। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब तक वो आपके सामने रहती है आपको उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब आपकी सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोना भाभी। शादी के बाद आप बात बात पर भाभी के सामने गुड़िया की तारीफ करते थे, जिससे भाभी के मन में हीन भावना आ रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो कब आप दोनों के रिश्ते खटास में पड़ जाते आप समझ भी नहीं पाते। बस इसीलिए उसने मायके से दूरियां बना ली। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि भाई का घर परिवार बचा रहे, इसके लिए अपने मायके से खुद को ही पराया कर दिया। अरे गलती तो मेरी थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए थी। तूने खुद को सजा क्यों दी बहना? अगर अनजाने में मैंने सोना का दिल दुखाया है तो मैं सोना से भी माफी मांगूंगा और आगे से पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन तू भी वादा कर कि पहले की तरह हमसे मिलने आती रहेगी। सबके बीच की गलतफहमियां दूर होने के बाद गुड़िया रक्षाबंधन पर अपने मायके पहुंच जाती है, जहां पर सोना भी अपने गलत बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है बुलबुल के ससुराल से। बुलबुल की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। जिठानी, ननद, सास, ससुर सभी से भरे पूरे परिवार में बुलबुल की शादी हुई थी। एक सुबह बुलबुल जब रसोई में जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, अरे वाह भाभी, सब्जी बना भी ली आपने? लाइए मैं आटा गूंद देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों से सब कुछ कर रही हूँ ना, मैं आगे भी कर लूंगी। वैसे भी किसी ही पड़ी है, दिन भर पसीने में भीगी रहती हूँ, सर्दी खांसी जुकाम तो होना ही है। आपको सर्दी खांसी है भाभी, तो क्या जरूरत थी किचन में आने की? आप जाइए आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ ना नाश्ता। कोई वायरल हुआ होगा आपको तो पूरे घर में सबको हो जाएगा। वाह, यहाँ भी ये फिक्र हो रही है कि बाकियों को वायरल हो जाएगा। इस बात की फिक्र नहीं हो रही कि प्रिया बीमार है। वैसे भी कब सोचा इस घर में किसी ने प्रिया के बारे में? गोद में 4 महीने के बच्चे को लेकर काम करती रहती हूँ मैं। प्रिया की बात सुनकर बुलबुल की आंखों की गोटियां तो हवा में हो जाती है। बुलबुल जैसे ही रसोई से बाहर आती है, एक पुराने से शर्ट में अपने जेठ विनोद को देखती है। अरे भैया, ये कैसी फटी हुई शर्ट पहन रखी है आपने? तुम्हारी भाभी नहीं बनाई है, पता नहीं क्या हो गया, उसे कल रात से चिड़ी हुई है। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है भैया, पर हुआ क्या है? अरे किससे पता भाई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ खाने बैठता है। प्रिया सभी को खाना परोसती है। तभी ससुर सुरेश कहते हैं, दुबई की ट्रिप की टिकट्स मिले इस बार, 3 रात और 4 दिन के लिए। तो मैं क्या कहता हूँ, तुम दोनों भाई होकर आ जाओ। ये तो पॉसिबल नहीं है पापा। कुछ कस्टमर को भैया डील करते हैं, कुछ ऐसे कंजूस है जिन्हें मैं ही डील करूँ तो सही रहेगा। हम दोनों भाई दुकान से चले गए तो अकेले स्टाफ के दम पर आपके लिए सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप और मम्मी चले जाइए। पापा पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है? इस उम्र में हम वृंदावन जाएंगे कि दुबई जाएंगे? प्रेम, और तू चली जा बुलबुल। इन सभी के बीच बुलबुल लगातार अपनी जेठानी के चेहरे को देखती जा रही थी। मैं और ये तो कुछ दिन पहले ही हनीमून से आया है ना मम्मी जी। मुझे लगता है भैया और भाभी को जाना चाहिए। क्यों भाभी? चलो, किसी ने तो यहाँ मेरे बारे में सोचा। शादी के इन 2 सालों में सिर्फ 3 बार मायके गई हूँ मैं, वो भी सुबह गई, रात तक वापस बुला ली गई, क्योंकि मेरे पीछे सभी को खाना देने वाला कोई नहीं था ना। फिर बुलबुल आई तो लगा अब जरा मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, पर तब तक बुलबुल और प्रेम हनीमून के लिए चले गए। बुलबुल वहां से आई तो दीदी की तबीयत खराब हो गई, तो आपने बुलबुल को दीदी के यहाँ भेज दिया मम्मी जी। फिर बुलबुल जब वापस आई तो दीदी भी साथ में आ गई। अब दीदी यहाँ थी तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती थी। अच्छा बहू, थम जा, अब समझ में आया इस कारण तू चिड़ी हुई है। मुझे नहीं पता था बहू, तेरी नाराजगी इतनी सीरियस है। अब इस ट्रिप पर तू और विनोद ही जाएंगे, डन। बाकी सब मैं संभाल लूंगी भाभी, एंजॉय। अब प्रिया की नाराजगी पूरी तरह जा चुकी थी। बड़ी खुशी से प्रिया दुबई ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू करती है। विनोद और प्रिया पहुंच जाते हैं दुबई, जहां होटल के एंट्रेंस पर ही वो हो जाता है जिसकी कल्पना प्रिया ने भी नहीं की थी। सुशीला मम्मी यहाँ, वो भी अकेले? अरे मामा जी और भैया होंगे ना अंदर कमरे में, तुम भी ना। मामी जी आज के जमाने की नहीं है जो सोलो ट्रिप पर निकल जाए। अगर साथ में कोई होता तो इतना भारी सामान खुद उठा रही होती क्या मामी? तुम्हें नहीं पता करोड़ों की प्रॉपर्टी है मामी के नाम।
पर ना कभी बेटे ने वफादारी दिखाई, ना कभी पति ने। इसीलिए मामी शुरू से ही अपने परिवार से अलग होना चाहती थी। मुझे तो लगता है मामी अलग हो गई है। तो ये कि अब हमारे कमरे में मामी जी भी रहेंगी। हमारा कमरा तो ऐसे भी कंपनी ने बुक करवाया है, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। मामी की तरफ दिखाई हुई कुछ दिनों की हमदर्दी हमें करोड़ों दिला सकती है प्रिया। फिर दुबई जाने के लिए हमें कंपनी की ओर से ट्रिप मिलने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आए दिन तुम्हारा पति तुम्हें मलेशिया, दुबई, सिंगापुर घुमाता रहेगा और हमारे बच्चे का फ्यूचर संवर जाएगा। स्वालक, मुझे मंजूर है विनोद जी। मामी जी कैसी हैं आप? आशीर्वाद। और अपने सामान के साथ सुशीला अपने भांजे और बहू के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। दुबई का होटल रूम। सुशीला बिस्तर पर बैठी पर्स में से चश्मा निकालकर मोबाइल पर किसी फूड डिलीवरी ऐप को देखते हुए कहती है, ये क्या है? हाय ना घी वरना दाल बाटी। ये ऐप तो बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज से भरा हुआ है। अरे विनोद बेटा, मुझे तो ठेठ राजस्थानी स्वाद चाहिए, एकदम खट्टी कड़ी, ऊपर से लखनवी चावल, और सब ना देसी घी में बना हुआ, वो भी इंडिया से आया, शुद्ध देसी गाय का घी। जी मामी, देखता हूँ यहाँ भी इंडियन क्यूजिन वाले रेस्टोरेंट तो होने ही चाहिए। दुबई आई है मामी, ये अजमेर, यही सब खाना था तो इंडिया से खाकर आना चाहिए था। अरे बहू, तेरे होठ ये फड़फड़ा क्यों रहे? मामी जी, मैं कह रही थी आप घर आती तो ये क्या, मैं तो आपको हर स्टेट का खाना खिला देती। अब यहाँ दूसरे देश में। विनोद को तो अपनी मामी को खुश करना था। वो दुबई की सड़कों पर अपनी मामी के मन का खाना ढूंढने निकल पड़ता है। शाम के वक्त तीनों मॉल घूमने के लिए जाते हैं। जैसा खाना खाने की मेरी इच्छा थी वो तो यहाँ मिल ही नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, मैंने कुछ नया ट्राई करने की सोची है। वाह, आखिर बदलाव तो आया, वरना मुझे तो लगा मामी जी के करोड़ों रुपयों के पीछे दुबई की सड़कों पर घूमते घूमते मेरे पैरों में मरोड़े आ जाएंगे। साउथ का पास्ता सही रहेगा, वो भी नारियल तेल में बना हुआ, और साथ में फिल्टर कॉफी। अरे अब ये कहां से लाऊं, मामी की फरमाइश बिना। इसी तरह सुशीला की ख्वाहिशें पूरी करने में विनोद और प्रिया की 3 रातें और 4 दिन निकल जाते हैं और वो तीनों दुबई से वापस लौट आते हैं एयरपोर्ट पर। तो मामी जी, यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है? अब तो मैं किसी आश्रम चली जाऊंगी बेटा, अब मेरा इस संसार में जी नहीं लगता। जो कुछ है वो किसी भरोसेमंद को सौंप कर मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी ननद का घर होते हुए आप यहाँ वहाँ क्यों भटकेंगी मामी? कोई जरूरत नहीं आश्रम जाने की, आप हमारे साथ चल रही है, चलिए। और करोड़ों के लालच में प्रिया अपनी मामी सास को अपने ससुराल ले आती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुबई से इतना महंगा गिफ्ट लेकर आएंगी हमारे लिए। सच में सुशीला जी, आप हमसे मिले बिना मुंबई लौट जाती तो हमें अच्छा नहीं लगता। शादी में भी आप कहाँ आ पाई थी मामी जी? ना आ पाई थी ना मामा जी। अरे बेटा, उस वक्त हमारे पेट्रोल पंप की ओपनिंग थी ना, तो कैसे आते? आपके तो रेस्टोरेंट और होटल थे ना, अब पेट्रोल पंप भी और ट्रक भी तो चलती है ना हमारे बेटा। पर मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अब संन्यास लेना है बस। उसके पहले आपका दिल जीतकर करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी मामी जी। रसोई में जाकर नारियल तेल में बने पास्ते से लेकर देसी गाय के दूध के दही से बनी राजस्थानी कढ़ी तक सब कुछ तैयार कर प्रिया टेबल पर परोस देती है। ये तो बड़ा अलग खाना बना दिया बहू तूने, ये पुलाव जैसी चाउमीन, ये रसम सूप विद गार्लिक ब्रेड पापा जी। ये कुछ ज्यादा ही नयापन नहीं है खाने में मतलब? अरे क्या आप भी, बहू का मन होगा ये पास्ता नूडल्स खाने का, आपके लिए तो ये छोले कढ़ी सब है ना। दुबई में देख कर आई होगी, वहां के ही खाने बना रही है, बनाने दीजिए। नहीं मम्मी, ये दुबई की डिशेस नहीं है, ये सब तो मामी के मन की कल्पना है जिसे प्रिया ने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्लेट पर उतारा है। दुबई में आपको कहाँ अपने मन का खाना मिल पाया मामी, इनफैक्ट वो यहाँ रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता, सो प्रिया ने बना दिया। भाभी को इतना खुश और इतना एक्साइटेड देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर कुछ दिनों में भाभी को एक ट्रिप पर भेज ही देंगे अब से। सुशीला के लिए बने खाने को बाकी सभी तो खुशी खुशी खा लेते हैं, पर वो खुशी सुशीला के चेहरे पर नहीं दिखती। खाना खाकर वो सीधा कमरे में जाकर सो जाती है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा विनोद, मामी जी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही। खाना पसंद नहीं आया होगा क्या उन्हें? अरे नहीं प्रिया, हमारी ओर से मिलता इतना प्यार देखकर भावुक हो गई है मामी। अब तो समझ लो कल सुबह तक प्रॉपर्टी तुम्हारी। रात के 12 बजे आराम से सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि बुलबुल को अपनी मामी सास के कमरे से खांसने की आवाज सुनाई देती है। बुलबुल सुशीला के कमरे में जाती है।
क्या हुआ मामी जी, एसी बंद कर दूं क्या? नहीं नहीं बेटा, तू ना मुझे तुर्किश तुलसी चाय पिला दे बस, और एक कॉपी और पेन दे दे, फिर अपने करोड़ों का हिसाब करूं मैं। अरे वाह मामी जी, छुट्टियों में भी काम, फाइनेंस आप संभालती है, ये जानकर अच्छा लगा। संभालना क्या है बेटा, मैंने सब कुछ बेचकर कैश हाथ में रख लिया है, बस अब इसे किसी को सौंपना है। किसी को क्यों मामी जी, भैया तो है, वो तो आपका खून है। वही तो बेटा, मेरा बेटा और तेरे पापा सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास रहे हैं बेटा, उनके नाम तो अपने करोड़ों की जायदाद में करने वाली नहीं हूँ। अब कोई भरोसेमंद मिल जाए, फिर उसे सब कुछ सौंप कर मैं आश्रम चली जाऊंगी। आज की कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए लिखा हुआ था भाग्य बदलेगा, पर इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब ये मौका गवाना मत बुलबुल। तुर्किश तुलसी चाय ना, मैं अब भी लाती हूँ मामी जी। ये चाय होती भी है या नहीं, और बनती है तो कैसे, इस बारे में बुलबुल को कुछ भी नहीं पता था। पर एक बार चाय की प्याली अगर आपको करोड़पति बना दे तो रात के 12 बजे क्या, रात के 3 बजे भी कोई एक टांग पर खड़े होकर चाय बनाने में लग जाएगा। कमरे में जाकर इस बारे में बुलबुल प्रेम को बताती है और दोनों पति पत्नी तुर्किश सी चाय बनाने में लग जाते हैं। हाँ, तुम ना इलायची और तुलसी डालो, बाकी मैंने ऑनलाइन टर्किश कप ऑर्डर कर दी है, डोंट वरी, आ जाएगी। 1 घंटे बाद ही सही, मामी को आज चाय तो हम पिलाकर रहेंगे। टर्किश कप में तुलसी चाय डालकर उसे तुर्किश तुलसी चाय बनाकर प्रेम और बुलबुल सुशीला के कमरे में जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। सुशीला के कमरे से आ रही हंसी मजाक की आवाज से प्रिया के बच्चे की नींद टूट जाती है। तुम जरा बाबू को हॉल में लेकर जाओ ना प्रिया, थोड़ा घूम लेगा तो इसे नींद आ जाएगी। प्रिया जैसे अपने बच्चे को लेकर हॉल में जाती है, सुशीला के कमरे के अंदर अपने देवर और देवरानी को देखकर सब समझ जाती है। अगली सुबह 5 बजे। अरे उठ क्यों नहीं रहे हैं आप, 5 बज गए हैं, मामी जी कभी भी उठती होंगी। अब तो बुलबुल और प्रेम भी इस करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को अपनी ओर खींचने में लगे पड़े हैं। दोनों जेठ जेठानी सुशीला के कमरे में पहुंच जाते हैं। आज तक मेरा बेटा मेरे कमरे में 5 बजे नहीं आया और तुम दोनों आ गए, बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे ना सुबह सुबह रशियन इलायची वाली कॉफी पीने का मन होता है, पर कभी भी पी ही नहीं पाई। बस एक बार ये छोटी इच्छा पूरी हो जाए, फिर अपने प्रॉपर्टी को किसी को हैंड ओवर करके मैं तो संन्यास ले लूंगी। रशियन इलायची कॉफी अब हो जाएगी ना प्रिया? बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी रशियन इलायची कॉफी बनाने की रेसिपी ढूंढने लगते हैं। अरे यार, ये कहाँ फंस गया मैं, प्रॉपर्टी गई भाई हाथ से। रात को प्रेम मामी को टर्किश तुलसी चाय पिला चुका है, अब क्या होगा? अरे आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, सुना नहीं क्या मामी ने क्या कहा, कि ये कॉफी उन्होंने कभी पी नहीं है, उनकी इच्छा है बस। तो रशियन कॉफी में इंडियन तड़का डाल देते हैं, सिंपल। और यूट्यूब पर देखकर प्रिया रशियन कॉफी बनाती है और उसमें इलायची का तड़का डालकर सुशीला के कमरे में ले जाती है। कलेजे को ठंडक पड़ गई बहू। वैसे रात को ही हिसाब किया था मैंने, 45 करोड़ रुपए ही है मेरे पास बस, और 8-10 FD। अभी कहाँ मैं यहाँ वहाँ भटक रही होती, तुम लोगों ने अपने पास बुला लिया। लगता है अब इसी घर के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी सौंपनी होगी। दरवाजे के बाहर खड़ा ब्रश कर रहा सुरेश ये सुन के अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। तो ये माजरा है, इसलिए ये दोनों सुशीला जी के आगे पीछे डोल रहे हैं। बात करोड़ों की है तो ये पैसे घर के गार्डियन के हाथ आने ही सही है, वरना इन पैसों के कारण दोनों भाइयों में कहीं दूरियां ना आ जाए। और सुरेश भी इस होड़ में लग जाता है। सवेरे सवेरे पास के हलवाई के पास से समोसे कचौरी लेकर सुरेश पहुंच जाता है सुशीला जी के पास। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको नंदोई जी, यहाँ आकर तो सच में मेरा दिल बाग बाग हो गया। जिसे देखो मेरी सेवा करने को तैयार है। आज दोनों लड़के दुकान जाने की हड़बड़ी नहीं मचा रहे, और ये तेल मसाले का खाना कब से खाने लग गए। इन्हें तो समोसे कचौरियों से सख्त नफरत है। कुछ तो माजरा है, इस घर में जब से सुशीला भाभी आई है सब बदले बदले से लग रहा है। चाय के साथ समोसे का मजा लेने के बाद बुलबुल और प्रिया सुशीला के पास आकर बैठ जाती है। इतने से नाश्ते से क्या होता है मामी जी, इतने बड़े शरीर में इतना सही खाएंगे क्या ना बाबा ना, भगवान को मुंह दिखाना है मुझे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आप आश्रम जाने वाली है, इसलिए मैं तो आपकी सारी इच्छा पूरी करके रहूंगी।
ये तो खुद इस घर में 6 महीने पहले आई है मामी जी। इस बेचारी को क्या ही पता होगा। आप मुझे बताइए ना क्या खाना है आपको। वैसे भी दुबई से यहाँ आपको मैं ही तो लेकर आई हूँ। अमेरिकन पोहा मफिन। अब ये किस जगह का नाम है? किसी खाने का, किसी आदमी का? ये भी बिना पूछे जाने समझे दोनों बहुएं रसोई में जाकर अमेरिकन पोहा मफिन बनाने की तैयारी में लग जाती है। ये बुलबुल पहले पोहे क्यों भिगो रही है? लगता है पहले पोहे बनाना है। कढ़ाई तो एक ही है। इसके पहले बुलबुल पहले बाजी मार ले, मैं ही पोहा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। आपने अभी तक पोहे भिगोए नहीं भाभी, और कढ़ाई भी चढ़ा दी। हाँ, तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक पोहे भीग जाएंगे। जब मैं अमेरिकन पोहे मफिन बना रही हूँ तो फिर आपको रसोई में आने की क्या जरूरत थी भाभी? सब समझ रही हूँ मैं, गलती मेरी ही होगी। मेरी जगह आपको दुबई भेजना ही नहीं चाहिए था मुझे। अगर कढ़ाई पर आपका कब्जा रहेगा तो अवन भी मैं आपको नहीं देने वाली। बना लीजिए पोहे, फिर बैठे रहिएगा। अपने घर के खुशनुमा माहौल को इस तरह बिगड़ता देख सीता की टेंशन बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, इन पैसों के चक्कर में कहीं मेरा घर टूट ना जाए। लगता है मेरे भाई विमल को कॉल मिलाना ही पड़ेगा। शाम के 6 बजे सुशीला सभी को अपने पास बुलाकर कहती है, तो मैंने तय कर लिया है, कल सुबह मैं आश्रम निकल जाऊंगी। तो मेरी संपत्ति किसे मिलेगी ये रात में ही तय होना है। जो भी मुझे अफगानी आलू जलेबी खिला देगा उसके जीवन में मिठास घोलने की जिम्मेदारी मेरी। क्या ससुर, क्या बहू, क्या बेटे सभी दौड़ पड़ते हैं अफगानी आलू जलेबी बनाने के लिए। ये घर मेरा है मेरा, तो रसोई भी मेरी हुई, तो पहले खाना मैं बनाऊंगा। ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं पापा? आपको खाना बनाना आता है क्या? जब हमें नहीं आता तो आप क्या ही बना लेंगे? मुझे तो लगता है बहस करने से अच्छा है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह खाना प्लेट तक पहुंचे ही ना। 45 करोड़ रुपए कम थोड़ी ना होते हैं, आपस में बांट लिए जाएंगे। किसी को पैसे दिए बिना मामी चली जाए उससे अच्छा कि पैसे घर पर तो आ जाए। एक तरफ सुरेश आलू उबालने के लिए चढ़ा देता है, दूसरी तरफ अफगानी आलू की सब्जी बनाने के लिए प्रिया गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती है। अफगानी आलू की सब्जी नहीं बनानी भाभी, आलू जलेबी बनानी है। और जलेबी तो शायद मैदे से बनती है, तो आलू। भाभी जो कर रही है उन्हें करने दो बुलबुल। सबसे पहले अफगानी आलू की सब्जी बनेगी, फिर उसी आलू से हम बनाएंगे जलेबी। ये हुई ना बात। बस फिर क्या था, पूरा परिवार अफगानी आलू जलेबी बनाने में लग जाता है। कोई प्लेट सजाने की तैयारी कर रहा था, कोई जलेबी के लिए अफगानी आलू का बैटर बना रहा था। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है दीदी। लगता है आज तो पैसे हैंड ओवर करनी ही पड़ेंगे मुझे। यहाँ टेबल पर अफगानी आलू जलेबी परोसी जाती है और वहाँ दरवाजे से विमल और केशव अंदर आते हैं। ये सब क्या है सुशीला? तुम कितनी मुश्किल से दुबई गई थी, और सब कुछ जाने के बाद 2 लाख तो बचे थे हमारे पास, उसमें से भी 1 लाख दुबई में उड़ा कर आ गई। तो वो तो अच्छा है दीदी का फोन आ गया और मैं और केशव यहाँ आ गए। पिछले 10 दिनों में तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा हमने। क्या मतलब? तुम दोनों में कोई अनबन हो गई थी क्या? अरे नहीं बुआ जी, वो क्या हुआ, हमारी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर पापा ने 45 करोड़ रुपए का कैश उठाया था, जिसे वो एज ए प्रोड्यूसर पिक्चर में लगाने वाले थे, पर इसी में हेरा फेरी हो गई। ना पिक्चर असली था, ना हीरो हीरोइन। 45 करोड़ रुपए हमारे हाथ से चले गए। और उस दिन से ना बुआ, मम्मी की दिमागी हालत थोड़ी 19-20 हो गई है। अब अजीबोगरीब डिशेस बनाने को कहती है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की बात करती है। मुश्किल से 2 लाख बचे थे हमारे अकाउंट में, जिसमें से 1 लाख मम्मी ने पहले ही विड्रॉ कर लिया है। ये सुनते ही सभी अपना सर पकड़ लेते हैं और कहीं केशव उनसे ही पैसे ना मांग ले, इसलिए सुशीला जी को पूरी इज्जत के साथ विदा कर दिया जाता है।